बग्गा साहब हमारे साथ स्टूडियो में पधार चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। ये बाइडेन साहब का मूड किसने बनाया कि अचानक चलो यूक्रेन घूम आए? बहुत महीनों से तैयारी करी गई अंदर। अच्छा, अंदर ही अंदर। अच्छा। और देखिए वीकेंड को ये अपने घर चले जाते हैं, डेलावेयर में, पास ही है वॉशिंगटन से दूर। अच्छा। इस बार ही नहीं गए तो वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के चर्च में। ये प्रेसिडेंट इनकी भी छुट्टी होती, वीकेंड होता है? छुट्टी होती है, हमको मतलब वो साथ में चलता है सब कुछ। अच्छा। तामझाम सब चलता है। वो तो उनका तो ऑफिस हर जगह बन जाता है ना, हेलीकॉप्टर में भी बन जाता है, जिस व्हीकल में है वो एयरफोर्स 1 बन जाता है। करेक्ट। तो उनका तो हर जगह है अनिल जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रुकता है। दूसरा ये है कि कुछ रुकेगा नहीं उनके कारण, वो सब बैकअप्स रहते हैं। तो चर्च गए, डिनर किया रात को और 4 बजे सवेरे निकल गए एयरफोर्स 1 में, पोलैंड पहुंचे। वहाँ से 10 घंटे की ट्रेन राइड ली है। 10 घंटे मतलब लगभग 740 किलोमीटर का ट्रेन लेके कीव पहुंच गए उनके सवेरे तक। और फिर ये भी प्रश्न पूछा गया, रशियंस को पता था क्या? रशियंस को बता दिया गया जब एयरफोर्स 1 शुरू हो गई थी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। रशियंस को बता दिया गया कि ये पहुंच रहे हैं। रशिया की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। जेलेंस्की ने ज़रूर कहा, 3 शब्द कहे उन्होंने, हिस्टोरिक, टाइमली, ब्रेव। तो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक तो है, ये बात तो सही है। और टाइमली मतलब क्योंकि फटीग आ रहा था बहुत यूक्रेन पे। इतना तो लेट आए। नहीं, मतलब वो भी कह सकते हैं, बट या ये भी कह सकते हैं युद्ध खत्म होने के पहले आ गए तो टाइमली है। वो भी हो सकता है। हाँ, उसको उनके एंगल से सोचो तो टाइमली है। और ब्रेव तो रहता ही है, क्योंकि वो और अब ये पता नहीं सायरन पीछे चल रहे थे जब ये टहल रहे थे। अच्छा। एयर रेड सायरन, अब वो जान के कर रहे थे, क्योंकि रशियन इस तरह तो नहीं करेंगे कि बाइडन अगर उधर बैठे हैं बमबारी नहीं होती। वो तो सही बात तो वो तो नहीं करते। बट एयर रेड सायरन्स के बीच में तो सिंबॉलिज्म काफ़ी हो गया। और अनवेवरिंग सपोर्ट की बात की, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है अनिल जी कि रिपब्लिकन जो है, जो अब मेजॉरिटी में है, एक तबका उनका लेके आया है यूक्रेन फटीग बिल, कि भाई हम थक गए हैं यूक्रेन को कर करके, और यहाँ से कुछ आप निकालिए निजात इसका, और हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये फटीग आ रहा है एलाइज में। लगभग $35 बिलियन जो यूक्रेन को प्रॉमिस किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, वो नहीं पहुंचा है। तो यूक्रेन मांगी जा रहे हैं अस्त्र शस्त्र, और साथ में इकोनॉमी तो ठप हो गई, बिल्कुल जंग में बैठे हैं। तो आई थिंक सिंबॉलिज्म बहुत हाई था अनिल जी, एलाइज के लिए भी, कि अमेरिका आपके साथ है। ट्रंप का आप सोचिए, ट्रंप ने आइसोलेशनिस्ट अमेरिका कर दिया था कि भाई हम ग्लोबल पुलिसमैन नहीं बनेंगे। बाइडेन का वहाँ जाना, जैसे इराक में राष्ट्रपति गए या अफगानिस्तान में राष्ट्रपति गए जॉर्ज बुश के टाइम, वो पहुँच गए थे ओवरनाइट। ये ओबामा भी गए थे इराक में। तो ये सिंबॉलिज्म, वो तो युद्ध खत्म होने के बाद गए थे, ये पहली बार युद्ध चालू है, युद्ध के अंदर ही जाना। तो ये काफ़ी, और कह रहे हैं कि महीनों का इसमें प्लानिंग रहा। मीडिया के भी 2 लोग लेके गए सिर्फ, एक एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर थे, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की महिला जर्नलिस्ट थी, उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया। और ईमेल जो पहुंचा गया अनिल जी के, अराइवल इंस्ट्रक्शंस फॉर गोल्फ टूर्नामेंट। तो ये उनको कोड वर्ड था कि आपको ऐसे ईमेल आएगा, तो यहाँ वाकई में गोल्फ खेल के ना है। सेंटा क्रूज मत जाना, कलीना वाले इस गेट पे आ जाना, वहाँ पे आपको ये आदमी मिलेगा। और फिर फ़ोन ले लिया गया। 24 घंटे उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन नहीं था, और वो स्वॉन टू सीक्रेसी थे। फ्राइडे से उनको बता दिया गया था, तैयारी थी। बट प्रेसिडेंट ने बिल्कुल जैसे आम माहौल, और 4 बजे सवेरे संडे को निकल गए। तो ये भी अच्छा है, थोड़ा ये प्लानिंग देखना। जैसे मोदी जी एक बारी वो नवाज शरीफ की के घर में शादी थी, और उतर गए थे पाकिस्तान में यूरोप से आते हुए। तो ऐसे, बट वो भी आप सही कह रहे हैं, वो तो पीस टाइम है। वॉर जोन में इस तरह जाना काफ़ी एक तहलका मचा के रखा है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मतलब अचानक से, अच्छा सर एक चीज़ बताइए, ये जब ऐसे अचानक पहुंचते हैं तो तैयारी तो पूरी, देखो डर तो सबको ही लगता होगा कि मतलब गलती से भी बम आ गया तो। करेक्ट।
तैयारी पूरी रहती है। तो वो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो थे, बट क्लोजेस्ट ग्रुप ही थे। और ये पूरा रहता है, हमने तो सीरियल्स में ही देखा है, जो ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पे सीरियल बनते रहते हैं, और जो फिर बाद में निकल के आता है कि ऐसे अब ये पूरा आर्टिकल निकला, मैं सवेरे पढ़ रहा था कि किस तरह से प्लानिंग की गई। तो वो सक्सेशन प्लान बनता है पूरा। नंबर 6 तक जाता है कि प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो ये आपके स्पीकर नहीं है तो सीनियर मोस्ट रैंकिंग सेनेटर आ जाते हैं। ऐसे 5 बारी तक तो जाता है। फिर वो उनके आर्मी चीफ, तो किसके पास न्यूक्लियर बटन रहेगा, किसके पास क्या रहेगा, वो तो पूरा तय करके ही निकलते हैं। वो भारत का भी होगा ज़रूर, हमारा कमांड कंट्रोल सिस्टम है तो। और इकट्ठे नहीं जाते, इसलिए अगर सब इकट्ठे जैसे जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट मीट कर रहे हैं, सब उधर बैठे हैं, तब बहुत हाई सिक्योरिटी रहता है। इसमें क्या है कि आप एयरवेव्स आप कंट्रोल नहीं कर रहे। देखिए, और कहीं आप हैं तो अमेरिकन जहाज ऊपर होंगे, यहाँ पे आप पोलैंड तक ही जहाज खड़े थे, यूक्रेन के ऊपर कोई जहाज नहीं है। तो मिसाइल आए तो उसको रोकना हो सकता है संभव, हो सकता है ना। तो आई थिंक ये फिर रशियंस को बता दिया गया था कि ये पहुंच रहे हैं और कुछ ऐसे ना मस्ती मत करना। प्रेसिडेंट साहब वही है, थोड़ा शांति रखो। बट वही 10 घंटे ट्रेन में, मतलब आप सोचिए कितना। मतलब पोलैंड से ट्रेन में गए हो? पोलैंड से ट्रेन में गए 10 घंटे, 740 किलोमीटर। मुझे लगा कि वो फ्लाई नहीं करेंगे, एकदम से पहुंचेंगे, बट पोलैंड उतर के एयरफोर्स 1, फिर वो ट्रेन बन गया था एयरफोर्स 1, और वो ट्रेन से गए 10 घंटे, रात को 8 बजे फिर लौटे। तो वापस ट्रेन से ही आएंगे नेचुरली? ट्रेन से ही। हाँ, अच्छा सर, ये आज जो फिर पुतिन साहब भाषण देने वाले उनकी संसद में, वो क्या कहेंगे इसके जवाब में, और उसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जो बड़ा गंभीर समस्या बन रही है, चाइना और रशिया और नज़दीक आ रहे हैं। आप याद करिए, विंटर ओलंपिक्स में पुतिन पिछले साल जी जिनपिंग से परमिशन लेने गए थे, और हमने यही कहा था, यही आपके स्टूडियोज में ही, कि विंटर ओलंपिक्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लॉन्च होगा। तो जी जिनपिंग नहीं चाहेंगे, क्योंकि चाइना अपने को दर्शा रहा था कि भाई ग्लोबल लीडर हम हैं और यही इकोनॉमिक सिस्टम चलता है। करेक्ट। उस माहौल में अगर विंटर ओलंपिक्स के ड्यूरिंग हो जाता, हो सकता है कि यूरोपियन देश निकल आते बाहर, या अमेरिका बॉयकॉट कर देता ओलंपिक्स। तो 24 को उन्होंने किया, विंटर ओलंपिक्स के अंत के बाद 2 दिन में ही, आप याद करिए, आ गया था उधर एक्शन यूक्रेन में। तो अब क्या है, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आप कह सकते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, सो एंथनी ब्लिंकन अमेरिका से, वैंग यी करके हैं चाइना के, आप बहुत वरिष्ठ फॉरेन एक सचिव हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर ही कह सकते हैं उनको, उनकी बैठक हुई। कहते हैं बड़ी तू मैं हुई, कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि चाइना कह रहा है आपने हमारा गुब्बारा क्यों फोड़ दिया? हाँ, हमारा बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, हमारा गुब्बारा क्यों फोड़ दिया? वो कह रहे हैं आप स्पाइंग कर रहे हैं। तो चाइना कह रहे हैं कि आप दुनिया के आप पुलिसमैन बनते फिरते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। वो कह रहा हमारे सर पे आप बलून छोड़ देते हैं, ये क्या प्रोटोकॉल? हमारी हवा में आया ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि चेतावनी दे के आए हैं कि रशिया को आप वेपन्स मत दीजिए, लीथल वेपन्स। कह रहे हैं कि चाइना के ड्रोन तो ऑलरेडी सप्लाई हो रहे हैं रशिया को, तो अब अमेरिका को डर ये है कि चाइना के वेपन्स ना आने लग जाएं रशिया के अंदर। तो ये ज़रूर बात हुई है। अब ये देखते हैं क्या होता है। तो पुतिन जो बोलेंगे, एक तो वो अपना मॉरल सुपीरियॉरिटी बताएंगे कि देखिए हमें विवश कर दिया इस लड़ाई के लिए, बाइडन भी आए तो पीछे से अमेरिका ही ये लड़ाई करवा रहा है अपनी वॉर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। जो चेंज हुआ है अनिल जी, कि सितंबर पिछले साल तक पुतिन बहुत बैकफुट पे थे, कि जब वो बढ़ नहीं पाए थे, उसके बाद ये कॉन्स्क्रिप्शन करके 3 लाख और सेना भर्ती किए। जैसे पिछली बारी मैं बता रहा था, वो वैगनर ग्रुप में 40,000 कॉन्विक्ट्स जो थे उनको भर्ती किया। तो अब क्या है, रशियन सेना तैयार है कि जैसे बसंत ऋतु आती है, वो तैयार है फिर से नया मुहिम छेड़ने के लिए। तो हो सकता है कुछ वो करें, और 24 तारीख को सिंबॉलिकली वो कुछ करना चाहेंगे ज़रूर।
या तो वो करेंगे? करेंगे, कुछ होगा। अच्छा। क्योंकि 1 साल की एनिवर्सरी है, तो कुछ तो करेंगे। कुछ ना कुछ तो कहेंगे या करेंगे। हाँ, कोशिश तो उनकी जारी है। यूक्रेन हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो देखिए जज्बा उनका है देश बचाने का, इनका है आक्रमण करने का, वो डिफरेंस आ जाता है। आ ही जाता है। और सही यहाँ बात। कॉन्विक्ट लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो 40,000 कॉन्विक्ट में से 20,000 मारे भी गए हैं, अच्छा। और 60,000 के करीब रशियन सेना हताहत हो चुकी है, 2 लाख इंजर्ड हुए हैं। तो नुकसान तो इधर भी बहुत हुआ है। नुकसान बहुत हुआ है। की इजाज़त हो तो एक आइडिया दिमाग में आया है जी। सर, एक शो ऐसा बनाया जाए आधा घंटे का, बढ़िया शो आपके साथ, जिसमें ये हो कि भाई ये 1 साल का जो ये पूरा मामला हुआ है रशिया यूक्रेन का, इसमें क्या कुछ हुआ है देश दुनिया में, पूरे रशिया यूक्रेन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुई, क्या सीखने को मिला है, क्या समझने को मिला है, पूरी पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमीज़ के हिसाब से, देशों की राजनीति के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। बहुत बढ़िया है, बहुत बस। अच्छा आइडिया। क्या है, ऑनर पूछने का फायदा है। हाँ। सर मना नहीं कर सकते। तो सर बाकी के सवाल में है ना वो उसके लिए रिजर्व रखता हूँ। तब तक एक बार जल्दी से आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बताएं सर, जो फेड की मीटिंग्स के मिनट्स आने वाले कल देर रात अमेरिका में, जिसका असर हम पर परसों पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या होना है, किस तरह के मिनट्स आएंगे, जरा उसका अंदाजा दे सकते। ये बहुत अहम मिनट्स हैं, क्योंकि देखिए जब 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोगों ने कहा कि डिसइन्फ्लेशन की बात इन्होंने 10-11 बारी बोली, तो बहुत ही ये एक डविश जे पॉवल जो हैं इनके चेयरमैन, तो मार्केट वहाँ से रैली कर गया था एंटिसिपेशन में भी और उसके बाद भी। बट उसके बाद देखें तो जितने वक्त आए फेड के, उन सब ने यही कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे टारगेट से बहुत दूर है, तो आप ये मत सोचिए कि रेट हाइक आगे नहीं आएंगे, और रेट हाइक आएंगे, और देर तक हमें हायर रेट्स रखने पड़ेंगे जब तक इन्फ्लेशन हमारे टारगेट पे नहीं आती। तो वो अब धीरे धीरे करके मार्केट को समझ आ रहा है। पिछले 8-10 दिन देखें तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया है उस पर, और साथ में इकोनॉमिक डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया। तो जॉब रिपोर्ट जो थी जनवरी की, यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन अनुमान से ज़्यादा आया, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो गिरा 1959 के लेवल पे, उधर के बाद का हाईएस्ट लेवल अनिल जी आया। तो इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग आया। यूएस का रिटेल आंकड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आया, 3% ग्रोथ हो गई। अब यूएस अगर आप देखें 100 ट्रिलियन का अगर ग्लोबल जीडीपी है, उसमें से लगभग 15 ट्रिलियन यूएस कंज्यूमर है। तो अगर सबसे बड़ा तबका अगर आप देखें कोई है दुनिया में, वो यूएस कंज्यूमर है। अगर वो इतना बुलंद है तो जाहिर है कि इकोनॉमी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अमेरिका की। जो अटलांटा फेड निकालता है जीडीपी नाउ सर्वे, जो एक कास्ट होता है कि भाई जो चल रहा है सर्वे, उसके बेसिस पे वो भी 2.5% आया पहले क्वार्टर के लिए। तो उनका अनुमान है कि 2.5% ग्रोथ है। तो मंदी तो नहीं है, रिसेशन नहीं है, बट मार्केट विचलित यही हो रहे हैं कि इन्फ्लेशन काबू में नहीं आई तो ये रेट ये कितना बढ़ाएंगे। करेक्ट। और डॉलर स्ट्रांग हो गया, उससे इमर्जिंग मार्केट्स पे हमें हानि आती दिख रही है। हमारे भी आउटफ्लोज रहे एफआईज के। ये सब है अनिल जी बता। तो बगर साहब कुछ मदद मिली आपको? हाँ नहीं, वो वैसे ही वो जो 42% वालों की है, उनका 39 ले आए हैं। तो वो कोई है नहीं, बस कुछ हारनी जानी कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं में जाना है कहीं, नहीं में और जाना है, कहीं चॉइस बचेगी नहीं ओवर टाइम। जितनी ज़्यादा कमाई उतनों के लिए शायद न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगी। फिर भी एक आपके लिए सुविधा है, वो सुविधा का इस्तेमाल जरूर करें। आज ही जाए करके देखिए क्या है। और देखिए अगर सैलरी हाइक मिले ना मिले, कैलकुलेटर में तो ले ही सकते हैं दिल के बहलाने के लिए। ये ख्याल अच्छा है। हम भी कौन सी निपुर की कम कर पा रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे कम कर लीजिए। हम भी कहाँ कम कर पा रहे हैं सर, वो है वही रहने वाली है। फिर भी हम कह रहे हैं कि जितनी कम स्लेब में जाएंगे नूपुर के लिए उतना टैक्स कम लगेगा।
जाएंगे तो नए में बेनिफिट है। आई थिंक 7 लाख का कैप रख दीजिए बस, और जितना बाकी उसके ऊपर है। देखे अच्छा हुआ बग्गा साहब जैसे बॉस नहीं है, देश हित, इन्होंने तो कम कर ही दी। देश हित के कारण हम तो खाली प्रपोज ही कर रहे थे कि कम करे, बग्गा साहब ने तो कर ही दी। वैसे बग्गा साहब अपने ज़माने में बहुत कड़क बॉस रहे हैं, दीप में बता। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो नया एंगल है। हाँ, तो मैं बग्गा साहब के साथ जो रहा ना बेंगलोर एक दिन, मैं बहुत कुछ सीखा बग्गा साहब से, मैनेजमेंट लेसन से एकदम। हाँ, कुछ वो मैं ऑफर बताऊंगा। हाँ, नहीं, कल रात को ही बैंगलोर से आ रहा था, बहुत मिस कर रहा था अरे आपको। सर। वहीं वो लॉन्च में बैठा था जहां हम लोग बैठे थे, और फिर बहुत लोग आए कि अनिल जी को मिल रहे हैं, आप बोलिए जाके। वहां वो मेरा सामान निकल गया, उसमें 2 लोग ले गए कि सेल्समैन बोला मेरा सामान तो वो बेल्ट पे से सामान आगे चला गया। अच्छा, अब लॉन्च में छुप छुप के मैं जा रहा हूँ, या तो मास्क डाल लूं, क्योंकि फिर 1 घंटा था, फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, तो अब क्या करें, उधर लोग ने घेर लिया बिल्कुल। तो अच्छा कैसे होता है, और फिर आप ट्वीट भी कर रहे थे कुछ हैप्पीनेस का आपने हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड वाला, तो हाँ उसमें जी। पूरे लोग लगे हुए थे कि आज तो ये हुआ प्रोग्राम अरे, में। क्या बात है सर, आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी ज्ञान की वजह से बहुत सीखते हैं हम भी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बग्गा साहब से मैनेजमेंट लेसन बहुत सीखने में मजा आया मुझे। तो ये नई चीज आपने बता दी। नई चीज सीखा मैं एकदम आपने तो अनिल जी सीखा नहीं सीखा, वो जो आगे सज्जन बैठे थे जिनके कान लटक के आ रहे थे पीछे हमारी वार्ता सुनने के लिए। हम दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे थे, हम जो गपशप लगा रहे थे फ्लाइट में, तो आगे वाली सीट वाले आदमी पूरा पीछे कि हम क्या बात कर रहे थे। और फिर जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, फिर उन्होंने भाई साहब ने बोला एक आप फोटो आपके साथ, मैं बोला है, ये तो सुन रहे थे सारा का सारा। और ऐसे लोग अंदर आते हैं दीप। सर मैं दुबई से हूँ, एक थे सज्जन अनिल बंसल, मैं हर वक्त आपका शुभ नाम पूछ लेता हूँ भाई, चलो। और ऐसे सर दुबई से हूँ, फिर फैमिली आ गई मिलने अनिल जी से, मैं बोला आप इस साइड ही आ जाओ, मेरे ऊपर से सेल्फी लेने, मैं पूरा घेर लूंगा सीट, तो आपको देख नहीं पाएंगे लोग। मजा है लेकिन सर के साथ शो करना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सर हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ इतना समय बिताने को और सीखने को मिलता है। अब जो जेरोम पावेल साहब के बाद सबसे ज़्यादा फेमस है हिंदुस्तान में, और जिनको फेमस करने का श्रेय बग्गा साहब को जाता है, बुलार्ड साहब, जो फेड के एक सदस्य हैं, और नाम बुलार्ड है लेकिन रहते हमेशा मंदी में है। तो बुलार्ड साहब क्या कह रहे हैं सर, फेड के जो सदस्य हैं, और उनसे क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? उन्होंने लास्ट फ्राइडे को मार्केट से ला दिए, जब उन्होंने कहा कि एक बात अच्छी है कि वो वोटिंग मेंबर नहीं है। अच्छा। इस साल वो बोर्ड पे हैं, बट वोट उनका नहीं आता है, बट इन्फ्लुएंशियल। ये शक्ल दिख रही है जी, ये दिखते तो बड़े शरीफ है एकदम। नहीं, बियर्स भी शरीफ ही होते हैं। तो ओके जी सर। तो नाम इनका बेरार्ड ही होना चाहिए बुलार्ड की जगह। तो इनका जो वक्तव्य था कि 50 बेसिस पॉइंट फरवरी में करना चाहिए था, आपने 25 क्यों किया, वो कम है। और मार्च में भी मैं कहूँगा, अब 29 दिन रह गए हैं उनकी मीटिंग के लिए, तो अभी भी लगभग 1 महीना है हमारे सामने फेड की अगली बैठक के लिए। बोले 50 बेसिस पॉइंट मार्च में मैं तो कहूँगा करना चाहिए। कारण क्या है कि इकोनॉमी बुलंद है, इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, आपको कहीं स्लो डाउन नहीं दिख रहा है, तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे इन्फ्लेशन को काबू में करने के लिए, नहीं तो बाद में खर्चा ज़्यादा होगा अगर इन्फ्लेशन बेकाबू हो गई उसको बिठाने के लिए। तो उससे यूएस मार्केट काफ़ी गिरे, और हमने देखा यील्ड्स भी जो है 2 साल और 10 साल के पेपर की यील्ड्स दोनों बढ़ी, नवंबर के लेवल्स पे चली गई। तो इसलिए इनका वक्तव्य बहुत अहम हो जाता है अनिल जी, क्योंकि कल अमेरिका के 2 बजे, मतलब हमारे लगभग 12:30 बजे रात को, कल रात को 22 तारीख को, बुधवार को पिछली बैठक के मिनट्स निकल के आएंगे। तो उसके संदर्भ में इनकी स्पीच काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं उसमें क्या डिस्कशंस हुए, और 29 दिन अभी बाकी है मार्च में। ये भी बता दूं फेड फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं। फेड फ्यूचर्स अभी दर्शा रहे हैं कि मार्च में 82% चांस है 25 बेसिस पॉइंट का, 18% चांस है 50 बेसिस पॉइंट का, 0 का 0 हो गया है। तो मतलब होना है, तय है रेट हाइक। मई की बैठक देखें, उसके बाद 3 मई को अगली बैठक होगी, उसमें लगभग 75% चांस है एक 25 बेसिस पॉइंट और होने का।
जो जून में 0 चल रहा था वो भी अब 50% का चांस आ गया है जून में एक और रेट हाइक का। इससे मार्केट विचलित है कि हमने सोचा था एक रेट हाइक मार्च में हुआ और खत्म, ना केवल मई का एक रेट हाइक फैक्टर इन हो रहा है, बट जून में भी लगभग इवन चांस है, 50% चांस है। मतलब मार्च में तो आधा % बढ़ना फिक्स है। नहीं 25 82% है 25। हाँ, मार्च में 25%, उसके बाद नेक्स्ट होगी अपनी मई मई में 3 मई को, वहां भी 25 लगभग तय हो रहा है। कम से कम ये कि 50 से 25 पे तो आ गए जी, लेकिन अभी बढ़ना बंद हो रहा है, ये अभी दिख नहीं रहा। दिख रहा है जून में लास्ट है एट द मोस्ट। हमें लग रहा था मार्च लास्ट है, अब मई लास्ट बन गया है। एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि जून में भी शायद बढ़ना पड़े। इससे क्या तय हो जाता है, अप्रैल में आरबीआई 25 बढ़ाएगा अनिल जी। जो आपके बैंक्स गिरे हैं वो उसके लिए ही गिरे हैं कि आरबीआई विवश हो सकता है, रुपया संभलने में नहीं आ रहा, तो फ्लोज को काबू में करने के लिए शायद आरबीआई को अप्रैल की बैठक में बढ़ाना पड़े, क्योंकि यूएस रुकते नहीं दिख रहा। ये बात सर, ये तो फिर अगर जून तक बढ़ाते रहेंगे आप, तो फिर आप बोलेंगे कि इस साल के अंत तक भी घटने का तो भूल जाओ। हाँ। फिर अगले साल के मिड तक चले जाएगा। मतलब भाई जहाँ रुकेंगे 6 महीने तो बिताएंगे वहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट, और उसके बाद काटना शुरू करेंगे तो मामला आगे 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 टलता जाएगा। और देखिए इकोनॉमी बढ़ रही है ना, जो एटलांटा का ये नंबर पावेल साहब की नौकरी कब तक है, चेयरमैन कब तक है? 2 साल है उनका, 2 साल सिक्योरिटी है। लंबा है सर, कुछ नहीं कर सकते, जाने दीजिए। नहीं, एक झटका आने वाला है, वो यूएस की डेट सीलिंग। ये जो अभी क्या कर रहे हैं, जेनेट येलेन जो उनकी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पैसे रखे हुए थे, अब वो सिर्फ और नहीं ले सकते डेट मार्केट में, वो सीलिंग आ गई है। वो तो सर बार बार हर बार होता है, फिर वो करवा लेते हैं ओबामा आगे। के टाइम जब इन्होंने लंबा खींच लिया 20-25 था, दिन गया था ना उस समय। हाँ सर, और उस टाइम रेटिंग गिर गई थी, AAA रेटिंग जो थी अमेरिका Correct. की गिरी थी। करेक्ट। तो अभी भी लंबा चल रहा है अनिल जी। वो डेट सीलिंग तो हो गई दिसंबर में, बात करने कोई तैयार नहीं है। तो रिपब्लिकन कह रहे हैं ये सब करके आओ, कटौती करो खर्चे में, टैक्स मत बढ़ाओ। ये लोग कुछ और करना चाह रहे हैं, तो ये वो एक झटका आ सकता है। तो फिर फेड को नहीं बढ़ाना पड़े। मैं कह रहा हूँ कहीं और से अगर इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, नहीं तो इकोनॉमी अभी बड़ी अच्छी है। अच्छा, यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा नंबर आया, करेक्ट, क्योंकि इतनी ठंड पड़ी नहीं। अभी मैं पढ़ रहा था वेनिस में वो कैनाल्स में पानी सूख रहा है, क्योंकि एल्प्स में 50% कम स्नो पड़ी। तो आप सोचिए वो क्या, वो 2 लफ्जों की है ये कहानी। वो किश्ती की जगह वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। ग्रेट गैम्बलर वाला जो जीनत अमर और अमिताभ बच्चन वाला जो गाना। अब आपको मोटरसाइकिल चलानी पड़ेगी। इतना सूखा है वहाँ पे? इतना सूखा हो गया। सर छोड़ो ना, उस चक्कर में मत छोड़ो, मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, उदयपुर। हाँ, उदयपुर आप होके आए, अरे बताएं। वेनिस का भी बाप है, मैं बता रहा हूँ सर। मतलब इतना खूबसूरत है, एक बार आप उदयपुर चले वेनिस भूल जाएंगे। इतने मतलब झीलें भरी हुई लवा। अभी तो ठीक है, थोड़ा बारिश और सर्विस हिंदुस्तान के होटल्स के सामने मुकाबला ही कुछ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन का, इसमें क्या कुछ हुआ है देश दुनिया में, पूरे रशिया यूक्रेन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, क्या सीखने को मिला है, क्या समझने को मिला है, पूरी पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमीज के हिसाब से, देशों की राजनीति के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आइडिया। देखा क्या है, ऑन एयर पूछने का फायदा है। हाँ, सर मना नहीं कर सकते। तो सर बाकी के सवाल में है ना, वो उसके लिए रिजर्व रखता हूँ। तब तक एक बार जल्दी से आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बताएं सर, जो फेड की मीटिंग्स के मिनट्स आने वाले कल देर रात अमेरिका में, जिसका असर हम पर परसों पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या होना है, किस तरह के मिनट्स आएंगे, जरा उसका अंदाजा दें सर। ये बहुत अहम मिनट्स हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का, इसमें क्या कुछ हुआ है देश दुनिया में, पूरे रशिया यूक्रेन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए, क्या सीखने को मिला है, क्या समझने को मिला है, पूरी पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमीज के हिसाब से, देशों की राजनीति के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आइडिया। क्या है, ऑन एयर पूछने का फायदा है। हाँ, सर मना नहीं कर सकते। तो सर बाकी के सवाल में है ना, वो उसके लिए रिजर्व रखता हूँ। तब तक एक बार जल्दी से आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, बताएं सर, जो फेड की मीटिंग्स के मिनट्स आने वाले कल देर रात अमेरिका में, जिसका असर हम पर परसों पड़ेगा, क्या कुछ हो सकता है, क्या होना है, किस तरह के मिनट्स आएंगे, जरा उसका अंदाजा दें सर।
ये बहुत अहम मिनट्स हैं क्योंकि देखिए जब 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोगों ने कहा कि डिसइन्फ्लेशन की बात इन्होंने 10-11 बारी बोली, तो बहुत ही ये एक डविश जे पॉवल जो हैं इनके चेयरमैन, तो मार्केट वहाँ से रैली कर गया था एंटिसिपेशन में भी और उसके बाद भी। बट उसके बाद देखें तो जितने वक्त आए फेड के, उन सब ने यही कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारे टारगेट से बहुत दूर है, तो आप ये मत सोचिए कि रेट हाइक आगे नहीं आएंगे, और रेट हाइक आएंगे और देर तक हमें हायर रेट्स रखने पड़ेंगे जब तक इन्फ्लेशन हमारे टारगेट पे नहीं आती। तो वो अब धीरे धीरे करके मार्केट को समझ आ रहा है। पिछले 8-10 दिन देखें तो मार्केट थोड़ा रिएक्ट किया है उस पर, और साथ में इकोनॉमिक डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आया। तो जॉब रिपोर्ट जो थी जनवरी की, यूएस का कंज्यूमर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन अनुमान से ज़्यादा आया, और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो गिरा 1959 के लेवल पे, उधर के बाद का हाईएस्ट लेवल अनिल जी आया। तो इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग आया। यूएस का रिटेल आंकड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग आया, 3% ग्रोथ हो गई। अब यूएस अगर आप देखें 100 ट्रिलियन का अगर ग्लोबल जीडीपी है, उसमें से लगभग 15 ट्रिलियन यूएस कंज्यूमर है। तो अगर सबसे बड़ा तबका अगर आप देखें कोई है दुनिया में, वो यूएस कंज्यूमर है। अगर वो इतना बुलंद है तो जाहिर है कि इकोनॉमी अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अमेरिका की। जो एटलांटा फेड निकालता है जीडीपी नाउ सर्वे, जो एक नाउ कास्ट होता है कि भाई जो चल रहा है सर्वे, उसके बेसिस पे वो भी 2.5% आया पहले क्वार्टर के लिए। तो उनका अनुमान है कि 2.5% ग्रोथ है। तो मंदी तो नहीं है, रिसेशन नहीं है, बट मार्केट विचलित यही हो रहे हैं कि इन्फ्लेशन काबू में नहीं आई तो ये रेट ये कितना बढ़ाएंगे। Correct. और डॉलर स्ट्रांग हो गया, उससे इमर्जिंग मार्केट्स पे हमें हानि आती दिख रही है। हमारे भी आउटफ्लोज रहे एफआईज के। ये सब है अनिल जी, बिल्कुल।